एमएससी केमिस्ट्री के रहेगी मास्टर्स के बाद कुछ ज्यादा स्कोप्स नहीं है ना, गलत फहमी में हमें नहीं रहना है, डिसीजन के थ्रू ही कुछ अच्छा कर जाना। ऑप्शंस हैं। अगर हम पूरी बीएससी एमएससी ये पूरी जो लाइन है सिर्फ कुछ डेवलप नहीं किया, कुछ स्किल्स डेवलप नहीं किए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं डेवलप किया चीजें, तो गड़बड़ है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT जैम्स नेट यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की एक वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिगार्डिंग है कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद, है ना, एक तो हम एमएससी वाले बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पर, तो एमएससी केमिस्ट्री के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मास्टर्स के बाद कुछ ज़्यादा स्कोप्स नहीं है ना, ये एक गलत फहमी में हमें नहीं रहना है। और देखो, हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और हम ही लोग इस गलतफहमी में जिएंगे, इस स्टेटमेंट पे रहेंगे तो गलत बात है। अगर हमने मास्टर्स करने का, एमएससी करने का डिसीजन लिया है या कोई भी डिसीजन लिया है, चलो एमएससी का नहीं, किसी और भी सब्जेक्ट का, किसी और भी कोर्स का डिसीजन लिया है, तो अपना काम क्या है? उस डिसीजन को, खुद के डिसीजन को सही प्रूव करना, यानी कि उस डिसीजन के थ्रू ही कुछ अच्छा कर जाना। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हर जगह है। मास्टर्स करने के बाद लोग कहते हैं कि बीटेक करने के बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मास्टर्स करने के बाद इतने नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, है ना। बीटेक वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो उनको भी नुकसान होगा। अगर हम पूरी बीएससी एमएससी ये पूरी जो लाइन है सिर्फ कॉलेज गए और कॉलेज से आ गए, कॉलेज का काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया, ऐसे करके बैठेंगे तो फिर वही दिक्कत है ना। हमने कुछ डेवलप नहीं किया, कुछ स्किल्स डेवलप नहीं किए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं डेवलप किया चीजें, तो गड़बड़ है, तो बिल्कुल गड़बड़ है। मगर साथ साथ आप जो मास्टर्स कर रहा है या कोई भी बीएससी वाला भी बच्चा है, आप यकीन मानो, अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखते हो, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टैकल करने में आप में इतना तरीका कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टैकल कर सको, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर भी मौजूद हैं। उन सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, हम क्या करेंगे भाई, एकेडमिक भी बातें होंगी, है ना। कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो नॉन एकेडमिक होती हैं, जैसे पेटेंट ऑफिसर के बारे में है, जियो केमिस्ट, जियो साइंटिस्ट, इनके बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उनके बारे में भी जॉब्स है, तो उन सारी बातों को करेंगे। सबसे पहला है ना, सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब आएगा तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इनके बारे में जानते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होता है भाई, इसके लिए वही, है ना, आपको नेट क्वालिफाइड होता है, नेट क्वालिफाइड, नेट चाहिए ही चाहिए, है ना। सारे ऐसे ही आएंगे भाई धीरे धीरे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, तो उनके बारे में जिक्र करेंगे। पूरी वीडियो आराम से आपको देखनी है, बस नेट चाहिए होता है, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाइड होता है, जैसे कि भाई गुजरात सेट का है ना, महाराष्ट्र सेट है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली, तो उसको सबसे पहले बच्चा इसी को ही प्रेफर कर रहा है। मगर सेंट्रल में, है ना, मतलब कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जनरली आप जैसे आईआईटीज देख लो या और भी बड़े बड़े कॉलेजेस देख लो, वहां पर आपको पीएचडी डिमांड करते हैं। सिर्फ पीएचडी नहीं भाई, आगे भी पोस्ट डॉक वगैरह भी डिमांड करते हैं। मगर स्टिल देयर आर सम यूनिवर्सिटीज, देयर आर सम कॉलेजेस जो बिना पीएचडी के भी एंट्री दे रहे हैं, बिना पीएचडी के भी मतलब एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वो आप जब करने देखोगे तब आपको पता लगेगा कि कुछ फैक्टर्स अप्लाई हो जाते हैं कि पीएचडी वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दिया जाता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना पीएचडी वाले अप्लाई नहीं कर पाते। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता रहता है, वो आपको चेक करना है। ये एक ऑप्शन आपके पास हमेशा से है। दूसरी लेक्चरर पीजीटी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जब आप लगते हो, जैसे कि यूपी पीजीटी के भी निकले होते हैं, है ना, यूपी पीजीटी के बहुत निकलते हैं। दिल्ली से जब निकलते हैं DSS SSS भी, यहाँ अगर इसके एग्जाम निकलते हैं, है ना, या फिर अलग स्टेट यूनिवर्सिटी के जैसे RPSC के निकले थे, राजस्थान पब्लिक से निकला था, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। अब इसके अंदर बीएड की डिमांड कर लेते हैं, कुछ बीएड की करते हैं, जैसे यूपी पीजीटी में बीएड की डिमांड नहीं थी और कुछ बीएड की डिमांड करते भी हैं, तो ये बात एक बार लिख लेना, बीएड यहां पर ऐड हो जाता है ना। बीएड थोड़ा सा एक, मतलब कि आप कहोगे कि सर मास्टर्स कर लिया, बीएससी कर लिया, इतनी सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, बीएड करने का क्या अलग फायदा होने वाला है? मगर हाँ, देखा जाता है, सेकंड पर हमेशा ये प्रेफर की जाती है। और लग रहे हैं भाई, है ना, आप ऐसे नहीं कि आपको नहीं पता लग रहा तो भाई वैकेंसीज लगी नहीं। यूपी पीजीटी के इतने लोगों ने जो यूपी के हैं, इतने लोगों ने, बाहर के लोग भी दे सकते हैं, है ना, वो जर्नल में काउंट होंगे। जो राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं, कहीं के भी, पंजाब के हैं, वो यूपी में जर्नल काउंट होंगे, बस इतना है।
ठीक है, मगर बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। तो ये पर्टिकुलर अदर स्टेट की भी निकलती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकी ही भाई अदर स्टेट में निकलती है, कईयों में बहुत ज्यादा निकलती है, कईयों में बिल्कुल बिल्कुल कम कम निकल रही होती है, मगर वेरी करता है। सेकंड पे ये रखेंगे। देन उसके बाद पीएसयूज है ना, ये ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, यहां पर ओएनजीसी की तो हर साल निकलती है और ये थ्रू किसके होगा, गेट के स्कोर पे बेस पे होता है, ये भी आपको पता होगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे है ना, बिल्कुल जो चीजें पता है उनमें हम बिल्कुल ज्यादा आपका समय खर्च नहीं करेंगे। जैसे कि गेट स्कोर के बेस पे निकलती है एनटीपीसी, आईओसीएल, ये इनका ऐसा नहीं है कि हर साल निकल रही है, मगर ओएनजीसी की लगभग हर साल निकलती है। मगर एक बात पकड़ के चलना, अगर आप जर्नल में हो, जनरल कैटेगरी है, तो गेट में आपकी रैंक अपने आप को समझो, गेट रैंक टॉप 100 भी क्या ही कहूं भाई, टॉप 100 भी कई बार नहीं मिला लोगों को। पहले टॉप 100 बोल दिया जाता था कि इंटरव्यू कॉल आ जाती है टॉप 100 पे, मगर अभी जब कोविड वगैरह इंट्रोड्यूस किया हुआ, कोविड वगैरह जब आया तो टॉप 100 वालों को भी है ना वैकेंसीज कम हो गई। 2 साल तो, 1 साल तो इसकी निकली ही नहीं थी ओएनजीसी की, जबकि हर साल निकल रही थी। मगर बहुत बढ़िया है ना, प्रेफरेबल सबसे पहले है ना, मतलब कि ये सबसे, मतलब कि हर बंदा जो मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहा है वो इसके पीछे भाग रहा होगा। तो गेट रैंक आप पकड़ के चलो भाई, टॉप 100 यहां पर लिख रहा हूं, मगर टॉप 50, टॉप 70 ही समझकर चलना, इतनी जर्नल में आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए भैया गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जिनको पीएचडी करनी है, एक यहां पर रिसर्च का भी है ना, यहां पर एक जेआरएफ का भी ऐड कर लेना भाई, जेआरएफ मतलब पीएचडी भी कर सकते हो। सेकंड एक ऑप्शन यही है, पीएचडी भी जॉब, आधे लोग जॉब की तरह ही कर रहे हैं कि भाई स्टाइपेंड आ रहा है, ठीक है, तो जेआरएफ के थ्रू कर सकते हैं। एक पीएमआरएफ है ना, पीएमआरएफ जो मिलता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, पीएमआरएफ, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं है ना, पीएमआरएफ पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि पीएमआरएफ होता क्या है। ये लगभग 32 के आसपास पड़ता है, 32,000 पड़ता है, ये लगभग 70 to 80,000 चली जाती है भाई इसकी वैल्यू। मगर बहुत सारी बातें हैं है ना, बहुत सारी तरीके हैं पीएमआरएफ को अप्लाई करने के, मिलना ना मिलना, कई सारी बातें हैं है ना, कई सारी बातें हैं, और अच्छी खासी अमाउंट मिलती है भैया ना। एक देख रहे हो 70 से 80 हज़ार लगभग सीटीसी आपका पहुंच, सीटीसी बोल रहा हूँ, आपका एनुअल पैकेज पहुंच जाएगा है ना 8.5 के आसपास। तो ध्यान रखना, एक होता है पीएमआरएफ भी, पीएचडी। और अब देखो पीएचडी करने वाले गेट के थ्रू भी जाते ही है, इसीलिए गेट के एग्जाम को प्लीज सीरियसली लेना है ना, गेट के एग्जाम को प्लीज सीरियसली लेना। क्यों? क्योंकि गेट के थ्रू आप पीएचडी भी पा सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, एंड देन आपके पास ये पीएसयूज वाली नौकरी तो है ही है अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हो। मगर ये पीएचडी आपको टॉप 500 आप ले आओ है ना, टॉप 500 अगर आप गेट में स्कोर कर रहे हो तो आप बिना नेट के, बिना नेट जेआरएफ के, सिर्फ गेट के बेस पर भी आप अच्छी इंस्टीट्यूट में, जहां पर लोग जेआरएफ के थ्रू आ रहे हैं, देखो जेआरएफ क्या है, गवर्नमेंट दे रही है, गेट के थ्रू मतलब क्या है, गेट भी गवर्नमेंट का ही, जो वहां पर गेट के थ्रू जाओगे वो भी गवर्नमेंट से आएगा, मगर वो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होती है, इंस्टीट्यूट के पास कुछ सीट्स होती हैं है ना। देखो पीएचडी अलग अलग स्कॉलरशिप पे चल रही होती है, लोग इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप से भी पीएचडी कर रहे होते हैं है ना, यूजीसी से कर रहे होते हैं, सीएसआईआर से कर रहे होते हैं, जो स्कॉलरशिप मिल रही होती है, इंस्टीट्यूट मिल रही होती है स्कॉलरशिप, एक ही मिलती है ना, सारी नहीं मिलेगी। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप इंस्पायर से कर रहे होते हैं, यूजीसी से कर रहे होते हैं, सीएसआईआर से कर रहे होते हैं। एक पीएमआरएफ जिसको मिल जाए तो भैया वो तो फिर उसका नाम ही पीएमआरएफ, उस जो रिसर्च फेलो होगा उसको पीएमआरएफ के थ्रू ही जाना जाएगा कि भाई ये पीएमआरएफ इसने लिया हुआ है। अब इसका फायदा उसे आगे आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि पीएमआरएफ लेना एक बहुत अचीवमेंट है भाई, ये आपके रिज्यूमे में एक टॉप क्लास वो होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता है। एक और एग्जाम बार्क है ना, बार्क गेट स्कोर के बेस पे भी लेता है, गेट स्कोर के बेस पे भी लेता है, और इसका सेपरेट एग्जाम भी होता है ना, इसका सेपरेट एग्जाम भी होता है, जो अभी अप्रैल में ही हुआ है ना, आई थिंक अप्रैल में, हाँ 7 और 8 अप्रैल को इसका हुआ था है ना। गेट स्कोर के बेस पे भी लेता है और सेपरेट एग्जाम पे होता है, और फिर उसके बाद आपका क्या होता है भाई, इंटरव्यू होता है। इन सब में भी इंटरव्यू होता है भाई है ना, इंटरव्यू इसमें भी होता है। इस टॉप 100 इतनी ले आओगे तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ये ध्यान रखना, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस हो गया काम, इंटरव्यू कॉल है, इंटरव्यू कॉल के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहन में रखनी है, क्लियर है। ऐसे ही सिमिलर बार्क का होता है, मगर बार्क में एक इशू ये है कि जिसके पास, जैसे कि बीएससी कोई केमिस्ट्री ऑनर्स है, जैसे कि पर्टिकुलरली मैं ही हूं,
मेरे पास बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, मेरे पास फिजिक्स नहीं था कहीं पर भी, है ना, पूरी बीएससी में मैंने कहीं पर भी फिजिक्स नहीं पढ़ा, तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। उनकी ये है कि बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो ये ध्यान रखना। गेट स्कोर के बेस पे और सेपरेट एग्जाम, इसका सेपरेट खुद का बार का एग्जाम होता है, खुद का बार का एग्जाम होता है सेपरेट, जो अभी हुआ ही है। उसके बेस पे, उसके स्कोर के बेस पे इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू इसका बहुत बढ़िया होता है भैया ना, इसका इंटरव्यू मतलब 4-5 आपसे पूछा जाएगा, पहले बुलाया जाएगा, पूरा एक पैनल होता है ना, जो देकर आए। मैंने नहीं दिया है भाई, क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूं इसका। जो लोग देकर आए हैं वो बताते हैं कि भाई आपसे पूछे जाएंगे 4-5 टॉपिक, आपसे बोर्ड पे लिखवा दिए जाएंगे कि भाई ये 5 टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक। अब ऐसे नहीं कुछ भी छोटा मोटा टॉपिक लिख रहे हो, वजनदार टॉपिक लिखो। हमेशा इंटरव्यू में वजनदार टॉपिक बताने चाहिए। आप उस मान लो आप इंटरव्यू देने गए हो, मेरे सामने आप इंटरव्यू मान लो मैं आपका लेना चाह रहा हूं, तो आप मुझे कोई ऐसा टॉपिक, मैं आपसे पूछूं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, है ना, आप ऐसा टॉपिक बता दो कि जिससे क्वेश्चन है ही नहीं ज्यादा, तो फिर एग्जामिनर भी, जो पूछने वाला भी है, वो भी इधर उधर से चीजें पूछेगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छा टॉपिक बताओ। जैसे कि इसमें बताते हैं भाई इंटरव्यू में बड़े बड़े टॉपिक 5 ही सिलेक्ट करने होते हैं, तो अच्छे से कर जाओ भाई। क्वांटम हो गया, क्वांटम सुन के डर गए ना, नहीं भाई, अच्छे से तरीके से देख के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटम हो गया, थर्मो हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, फिर अगर ऑर्गेनिक में जाना है तो भी कोई वजनदार टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, इस तरीके का कुछ वजनदार टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। नीचे जो प्रायोरिटीज वाइज पूछे जाएंगे 5 टॉपिक, तो नीचे में कोई भी ऐड कर देना छोटा मोटा, मगर शुरू में ध्यान रखना, शुरू के 2-3 में ही आपसे फंसाएंगे। और लंबा इंटरव्यू चलता है, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे लोगों का इंटरव्यू जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद यहां पर फिर आपके पास जॉब आती है। बार्क और ओएनजीसी, ये दो हर साल, मतलब कि जो एमएससी केमिस्ट्री वालों की जो जॉब है ना हर साल वाली, वो बार्क है, ओएनजीसी है और जियो केमिस्ट है। या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज की, मतलब स्टेट, अपनी अपनी स्टेट में कोई जॉब निकल गई है ना, वो है जो हर साल की बात बता रहा हूं मैं। बार्क हो गया, ओएनजीसी हो गया, इसमें भी एक आधी बार नहीं निकली है, उसमें वही वो ऐसे नहीं कहना कि सर उस साल नहीं निकली थी, वो अलग बात है, ठीक है। चलें आगे। देन भैया ये एक एग्जामिनेशन, प्लीज इसको देखिए, इसको देखिए, जानिए, इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन होता है। कौन करवाता है जी इसको? यूपीएससी करवाता है। लोग सिर्फ आईआईटी जैम, है ना, अगर बीएससी के एमएससी की लाइन में जाऊं तो मैं इस लाइन में कितने एग्जाम हम देखते हैं? हम देखते हैं भाई क्या, जैम, नेट, गेट, टीआईएफआर, बस इतना सुन के, इतना देख देख के खत्म कर देते हैं। इसके इर्द गिर्द हम घूम के खत्म कर देते हैं। नहीं भाई, ये बहुत बढ़िया एक एग्जाम है ना। ग्रुप ए की यहां पर आपकी वैकेंसी होती है। अब इसमें प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस जियोकेमिस्ट का क्या रहता है भाई? सबसे पहले आपका प्री होता है ना। प्री आपका लगभग फरवरी में होता है, फरवरी के अराउंड हो जाता है, ठीक है, फरवरी के अराउंड प्री होता है। फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद मेंस होता है। हाँ, लगभग अराउंड आप पकड़ के चलो साल में पोस्ट 15 से 20 ही निकलती है, 15 से 20 वैकेंसी, मगर भैया निकल तो रही है हर साल। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है, हर साल निकल तो रही है। अब जैसे कि पेटेंट ऑफिसर वगैरह हैं या और भी हैं, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज होती हैं, मगर उनकी हर साल नहीं निकलती। जैसे कि एनटीपीसी हर साल नहीं निकलता। इनफैक्ट डीआरडीओ का भी है, डीआरडीओ और इसरो का, इनका भी हर साल नहीं निकलता, मगर इनका निकलता है, लगभग निकल रहा है हर साल। तो फिर मेंस होता है आपका, मेंस रिटन एग्जाम होता है। क्या होता है जी? रिटन एग्जाम होता है, लिखने वाला एग्जाम होता है। कुल मिला के वही जो तरीका होता है ना भाई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो होता है, प्री मेंस, इस तरीके से। मगर यहां पर हमारे मेंस में क्या आएगी? केमिस्ट्री आएगी। इधर सिर्फ केमिस्ट्री आएगी, तो इसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। और इधर भी प्री में भी 2 पेपर होते हैं, एक केमिस्ट्री का और एक जर्नल का। जनरल स्टडीज जो भी आपकी उसमें साइंस आ गई, थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत मैथ और थोड़ी बहुत रीजनिंग, जीके वगैरह, उस तरीके का। और फिर रिटन एग्जामिनेशन में सिर्फ केमिस्ट्री आएगी और देन इंटरव्यू आएगा, है ना। एक बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया वैकेंसीज जो यहां पर निकलती है। तो प्लीज कोई अभी भी बीएससी वाला भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ये एक टारगेट सेट कर सकते हो। और एक आपको सच्चाई बताऊं, देखो, या तो दो, मतलब कि या तो जब आप मास्टर्स करके निकलोगे, या तो तुरंत कुछ ढूंढ लोगे भाई, कोई चीज आपको मिल रही है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। अपनी अपनी कंडीशंस है, अपनी अपनी फैमिली कंडीशंस है, बैकग्राउंड है। या तो कुछ मिल रहा है, किसी ने पकड़ लिया, प्राइवेट पकड़ लिया, और धीरे धीरे बढ़कर वो भी ऊपर बढ़ जाएगा। बहुत ऊपर बढ़ भी रहे हैं, है ना, धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती हैं।
अच्छा खासा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब कुछ आ जाती है धीरे धीरे, कोई मास्टर्स करके निकला है तो इस तरीके से। या फिर बैठकर एक बार तैयारी करो। अगर आप बैठकर तैयारी कर रहे हो ना तो भैया कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर निकलेगा। सिर्फ ऐसे ही चलते फिरते तैयारी में नहीं होता भाई, बैठ के आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो लोग अभी बीएससी में हैं, जो लोग अभी मास्टर्स में हैं, जो मतलब पता है कि उन्हें बीएससी वाले जो जैम दे रहे हैं उन्हें पता है मास्टर्स भी करनी है, तो एक एग्जाम को पकड़ लो। एक एग्जाम को अगर पकड़ लिया ना और उसके पीछे अगर लगे रहे तो भैया वो पाना बहुत आसान हो जाता है। या फिर अपने माइंडसेट क्लियर हो जाएंगे आपके धीरे धीरे कि भाई पीएचडी करनी है तो पीएचडी सही, या फिर मेरे को जैसे ये एग्जाम पकड़ लेते हैं कई लोग, इसको बीएससी लास्ट ईयर में या फिर मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही पकड़ लेते हैं कि भाई मेरे को ये ही टैकल करना है, तो उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे मैंने कि नेट नहीं दे रहे हैं, है ना, मेरे खुद के ऐसे नोन में बंदे हैं जिन्होंने नेट दिया ही नहीं आज तक और गेट के ऊपर टूट पड़े एकदम। मतलब गेट की ही रैंक उन्हें चाहिए थी क्योंकि पीएसयूज है ना, उन्हें वहां पर जाना था, ओएनजीसी बार इधर जाना था। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, मगर केमिस्ट्री है, पढ़ोगे तो सारे एग्जाम डेवलप हो जाते हैं। थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा करनी होती है, जैसे इसका रिटन एग्जाम है तो इसके लिए बुक्स वाली बातें, इसके प्री में थोड़ी सी जनरल स्टडीज की बातें वो देखनी होती है। तो ये प्लीज एक ध्यान रखना, इसको जरूर एक ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक पेटेंट ऑफिसर का भी है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाँ, हर साल नहीं निकलता, मगर जब निकलता है तो एक भारी भरकम अच्छी नौकरी देकर जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी नौकरी यहां पर मिलती है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है भाई, एमएससी केमिस्ट्री क्वालिफाइड होना चाहिए बंदा, ये बात ध्यान रखना, एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है भाई। बनता क्या है ना, ये क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट्स मतलब समझ रहे हो कि आपके दिमाग से सोचा हुआ, आपने कोई एक आइडिया, आपने कुछ डेवलप किया, आपने कुछ चीज बनाई, इन्वेंट की, उसको ऊपर अपनी मोहर लगवाना, वो बेसिकली पेटेंट है ना। कुछ भी आप बना रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर दवाई बना रहे हो और वो बन गई, तो आप पेटेंट लगवाने जाओगे कि भाई ये दवाई अब सिर्फ मैं ही बना पाऊंगा, पूरे देश में अगर ये बनेगी तो मैं ही बना पाऊंगा, या कहीं भी बनेगी तो ये मेरा एक पेटेंट है। या फिर कोई भी बनाएगा तो वो उसकी मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा, इस तरीके की चीज होती है पेटेंट। तो पेटेंट का आपको ऑफिसर बनना होता है, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। डिजाइन भी जैसे कोई लोगो हो गया, कोई एक ट्रेडमार्क हो गया, कोई भी एक चीज हो गई जिसका आप अपने ऊपर हक लेना चाह रहे हो, ये तो लेने वाला है, और देने वाला है कौन, पेटेंट ऑफिसर। तो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम है, ये बात ध्यान रखना, पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो छुपा रुस्तम टाइप का है, मतलब लोगों को इतना जर्नली नहीं पता होता। तो प्लीज इसके ऊपर भी है ना सेपरेटली वीडियो भी बना दूंगा, है ना, आप बता देना कमेंट करके, कोई भी सेपरेटली वीडियो जिसके ऊपर भी चाहिए होगी वो बना देंगे। पीएमआरएफ के ऊपर भी बनाएंगे, है ना, पीएमआरएफ के ऊपर भी बनाएंगे। इसमें बेसिकली वही पैटर्न होता है इसका। पहले होता है एक प्री एग्जाम। प्री बेसिकली स्क्रीनिंग है। क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम, समझते हो। स्क्रीनिंग एग्जाम वो होता है जिसका आगे कोई फायदा नहीं होने वाला, जस्ट इसको यहां पर क्वालिफाई किया और फिर आगे चल दिए। यहां इधर क्वालिफाई करके, इस स्टेज पे क्वालिफाई करके आप फिर मेंस में चले गए, ठीक है, मेंस में ये चले गए। और मेंस में भी यहां पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 है ना, इसकी डिटेल वीडियो भी बात करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको जॉब्स बता रहा हूं कौन कौन सी है, पेपर 1 पेपर 2। एक प्योर केमिस्ट्री का होता है ना। सिलेबस इसका समझ लो नेट लेवल का है, नेट लेवल का इसका सिलेबस होता है। इसमें स्क्रीनिंग एग्जाम में यहां पर कौन कौन आता है भाई, यहां पर अगर हम बात करें भाई आपकी जीएस आती है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग हो गई, ये आएगी आपके पास, है ना, बेसिक इंग्लिश हो गई, बेसिक मैथ्स हो गई, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बेसिकली आते हैं। 30-30 मार्क्स के पेपर होते हैं, है ना, इस तरीके से आपके ही पेपर होते हैं, ठीक है। फिर आपका पेपर 1 ये क्वालिफाई करके लगभग प्री करके फिर मेंस में जाते हैं। हाँ, प्री जस्ट एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, मतलब इसके मार्क्स आगे आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। अगर आपने क्वालिफाई जस्ट ऐसे किया ना, अरे मतलब कि 19 नंबर चाहिए थे और 19.1 आया है या 19 ही आया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेंस में अच्छा करो। केमिस्ट्री रिटर्न होता है भाई, रिटर्न वाला होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, ये बात ध्यान रखना, रिटर्न होता है ये, ठीक है। और फिर पेपर 2 इंग्लिश चेक यहां पर होती है ना, इसमें ये इंग्लिश से रिलेटेड होता है। इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाएंगे भाई। तो एक ये प्लीज ध्यान रखना, है ना, ये प्लीज ध्यान रखना, एक पेटेंट ऑफिसर का भी हमारे पास एक एग्जाम है, एमएससी केमिस्ट्री। ये 2 एग्जाम, जियो साइंटिस्ट, हाँ ये हर साल नहीं निकल रहा है, ये हर साल नहीं निकलता है। जब निकलेगा तब इसकी बात जरूर बता दी जाएगी आपको, मगर
यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का साइंटिस्ट बी का एग्जाम, ठीक है भाई, ये अभी निकला है ना, ये अभी जस्ट निकल के ही गया है। एमएससी केमिस्ट्री यहां पर डिमांड करती है, लगभग 62 पोस्ट निकली है, लगभग 62 पोस्ट निकली थी मार्च में, फरवरी मार्च में यहां पर निकली थी, 62 पोस्ट निकली थी। ठीक है, जिसमें से इंजीनियरिंग वाले कुछ थे और कुछ थे हमारे कौन से, एमएससी केमिस्ट्री वाले, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वाले, मतलब ये तो आएगा भाई, है ना, ये तो आएगा, थोड़ा सा सिलेबस इसका अलग होगा, ये समझ के चलो। जैसे कि फूड का भी आता है, एक फूड ऑफिसर बनता है, तो उसमें थोड़ा सा फूड से रिलेटेड बातें, है ना, कि पोल्यूशन से रिलेटेड बातें आ रही हैं, तो इसके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड थोड़ी सी बातें आएगी। मगर हाँ, एमएससी केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस भी होता है, अदर एमएससी ब्रांच भी होती है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, वो लोग भी होते हैं। तो इसकी लगभग 24 पोस्ट थी, मास्टर्स वाली 24 पोस्ट थी, ये ध्यान रखना, 24 पोस्ट इसकी थी। तो एक ये भी एग्जाम है, ये भी प्लीज ध्यान देना। ऐसे कई एग्जाम्स होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वाले लोग इसको टैकल कर सकते हैं। सीपीसीबी साइंटिस्ट बी का ऑफिसर लगता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई? देन ये आपके पास एफएसएसआई से और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों से ही वैकेंसीज निकलती है, जो एमएससी केमिस्ट्री ही डिमांड करती है। ये भी एक पोस्ट है, ये भी एक पोस्ट है। हाँ, हर बार ऐसा नहीं है, फिक्स है कि निकलेगी, ऐसा नहीं है, मगर एमएससी केमिस्ट्री वाले इधर एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल हम कह सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं, तो वो दे सकते हैं। और पोस्ट का नाम क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है भाई, ये दोनों अलग अलग है, बस क्योंकि रिलेटेड एक था तो साथ में ले आया हूं। एक फूड इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड यहां पर पोस्ट निकलती है, और फिर उनके हिसाब से उसका सिलेबस होता है, वो आपको पर्टिकुलरली देखना होता है। हम यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम देखने वाले हैं, उनका एक बार जस्ट हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है जी, एक ये BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यहां पर भी ये भी गेट के थ्रू ही ले रहा है ना, गेट के स्कोर के ऊपर ही लेता है। गेट के स्कोर का लगभग 80 to 85% वेटेज होता है गेट स्कोर का, मतलब आपने गेट में क्या किया है। ठीक है, अच्छी पोस्ट है भाई, है ना, अच्छी पोस्ट है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। 85 से वहां पर और 15% का इंटरव्यू वहां पर टैकल किया जाता है। तो ये भी पोस्ट आती है, ये बात ध्यान रखना। देखो, कुछ पोस्ट हैं जो हर साल रेगुलरली आ रही है ना, उनके पीछे भाग सकते हो, उनको पीछे देख सकते हो। और कुछ पोस्ट है जो कभी कभी आती है, मतलब 2 साल में, 2-3 साल में, इस तरीके से आती है। मगर देखो, पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक और डीआरडीओ और इसरो के भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकलती है, मगर ये भी ऐसा नहीं है ओएनजीसी की। ओएनजीसी थोड़ा सा ज्यादा हम कहते हैं कि रेगुलर आती है, वो कोविड टाइम में नहीं आई, मगर फिर भी उसकी आ रही है। मतलब कोविड से पहले तो लगभग सारे जो मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री आईआईटी में जैसे घुसते हैं ना, तो घुसते ही सारे जो बात कर रहे होते हैं, तो गेट बोलकर ओएनजीसी की ही बात कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा उसका वो होता है। फिर धीरे धीरे अब चीजें जियो साइंटिस्ट इसके एग्जाम की तरफ भी बढ़ने लगी है। गेट के अलावा भी जियो साइंटिस्ट हो गया, और भी पेटेंट ऑफिसर हो गया, या कोई भी जैसे सीपीसीबी की वैकेंसी आई थी, इसके पीछे भी लोग भाग रहे हैं। तो अलग अलग हैं, और पर्टिकुलर स्टेट में भी निकलती है, जैसे एमपीएससी के एग्जाम निकले थे, आरपीएससी के एग्जाम निकले थे, इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। ये वो बातें हैं जो जर्नलाइज हैं, जिनके पीछे हम एक स्टैंडर्ड सोच के जा सकते हैं। इनकी तैयारी करेंगे तो बाकी चीज अपने आप होने लगेगी। वो तो कहते ही है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है या नेट की तैयारी कर रहा है तो सारी चीजों की तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा पैटर्न अलग है, थोड़ा सा पैटर्न जैसे कि पेटेंट ऑफिसर का हो गया, जियो साइंटिस्ट का हो गया, थोड़ा सा तरीका अलग है, मगर वही है, सब्जेक्ट की कमांड, सब्जेक्ट पे नॉलेज, सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आपको हर दिन चाहिए होगा। तो जो लोग बीएससी में है या एमएससी में है, वो प्लीज एक बात ध्यान रखें, है ना, ये बातें सुनना कि मास्टर्स के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो हम बनाते हैं, हम क्रिएट करते हैं। इसीलिए प्लीज अपने सब्जेक्ट पे कमांड करो। वो तो हर चीज के लिए जरूरत है, चाहे आप प्राइवेट में भी चले गए, है ना, प्राइवेट में आप कहाँ जाओगे, कोचिंग इंडस्ट्रीज, है ना, वहां पर तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट पे नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है ना। तो उनके ऊपर आपको काम करना है, अपने सब्जेक्ट पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो। अगर आपको पढ़ाना है तो अपने पढ़ाने के तरीके पे काम करो, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर डेवलप करो। तो ये एमएससी वाला टाइम सिर्फ कॉलेज जाना आना ऐसे नहीं करना है ना, काफी सारी चीजें, ऑप्शंस हैं आपके साथ, उस चीजों को डेवलप करने का टाइम है ना, उस चीजों को डेवलप करने का टाइम है। इसमें बैठकर सोचा करें कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब मास्टर्स हो जाती है फिर डिसीजन लेने वाला टाइम आता है कि अब क्या करना है।
तो इसीलिए पहले थोड़ा सा हम प्री प्लान्ड हों, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा और मास्टर्स के बाद लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं, है ना। तुरंत पीएचडी में कई लोग नहीं जाते हैं क्योंकि श्योर नहीं होते हैं कि पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। एक तो इस पे श्योर नहीं होते, एक इस बात पे श्योरिटी नहीं होती है कि इन्हीं जगह पे करनी है, इसी कॉलेज में करनी है, इन्हीं प्रोफेसर के अंडर करनी है, ये श्योरिटी नहीं हो पाती है। तो वो पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं 4-5-6 महीने का, जिसका हेल्प ऑब्वियसली उन्हें पीएचडी में मिलता है। इसमें भी कुछ स्टाइपेंड मिलता है मगर वो बहुत बेसिक होता है। तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं, इन सारी की बातों को ध्यान रखना। मेरी सलाह आपको हमेशा ये रहेगी कि किसी एक एग्जाम को सोचो। अगर गेट सोच रहे हो तो गेट अपने दिमाग में यहां पर रख लो, क्योंकि ये एक अकेला एग्जाम बहुत सारी ऑप्शंस आपको देता है ना। पीएचडी का ऑप्शन यहां पर आ जाता है, पीएसयूज का ऑप्शन यहां पर आ जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, अलग जो एग्जाम है, जैसे कि भाई आपके जो वैकेंसीज अलग अलग निकलती है, स्टेट में निकल रही है, यूपीएससी की निकल रही है, जियो साइंटिस्ट की, पेटेंट ऑफिसर की निकल रही है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निकल रही है, एक वाटर कंट्रोल बोर्ड की भी निकलती है ना। वो भी जब निकलेगी उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मगर सब में चीज एक कॉमन है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज डेवलप करनी है। इसीलिए मास्टर्स का ये टाइम होता है। जो लोग अभी जाने वाले हैं, जो बीएससी में जैम के थ्रू जाएंगे या किसी भी थ्रू भी अगर आप मास्टर्स में जाओगे, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना। ये सारी जो वैकेंसीज हैं ये कभी भी आप पे ऐसे नहीं कहते कि आप किस कॉलेज से हो, आप क्या हो ये डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज डिपेंड करती है, आपकी जैसे गेट के थ्रू जा रहे हैं तो आपके गेट का स्कोर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए, अपने सब्जेक्ट को बनाइए, है ना। अगर सब्जेक्ट बन गया तो फिर वो कोई भी कोर्स हो, चाहे एमएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो चीज उठाइए उसे स्ट्रॉन्ग रखो, वो हर दिन आपको मदद करेगी। चाहे आप प्राइवेट में जाओ, चाहे गवर्नमेंट में जाओ, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ही आपको मदद करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, और भी ऐसी ही, है ना, इसमें रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको लगेगा उसके ऊपर भी सेपरेट बातें हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।